नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन रहा। प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हुई। बजट सत्र खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं चलाई। जल बचाने के लिए भी सरकार ने योजना चलाई है। दो अलग अलग हिस्सों में सदन की कार्रवाई हुई। सरकार का 9वां बजट पेश किया गया। यह बजट सत्र 45 घंटे से भी ज्यादा चला। सत्र के दौरान चर्चा में सभी विधायकों ने अपनी मांगें रखी। इस सेशन में 6 एक्ट पारित किए गए हैं। सत्र के दौरान 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए हैं। 240 से ज्यादा तारांकित और अतारांकित सवाल पूछे गए। बजट के लिए पक्षकारों से 700 सुझाव मिले, जिसमें 68 करीब सुझावों को शामिल किया गया। वहीं विधानसभा में एक सरकारी संकल्प भी पेश किया गया। यहां पर आज विधानसभा के दूसरे बजट सत्र के दूसरे चरण का अंतिम दिन रहा। तमाम जो बातें हैं वो यहां पर हुई, सवाल जवाब हुए और उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की। तमाम बातें उन्होंने बताई कि सत्र में 6 एक्ट पारित किए गए हैं और सदन में जो कार्रवाई चली उसमें खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से भी कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला। वेल में उतरकर विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा किया और आज सदन की बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई जो है अब उसका अंतिम दिन आज रहा। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि 45 घंटे से भी ज्यादा सदन की कार्रवाई इस बार चली। 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सामने आए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार का 9वां बजट उन्होंने पेश किया। हमने कहा कि 45 घंटे से ज्यादा कार्रवाई यहां पर चली है और सत्र में 6 एक्ट पारित किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल की तरफ से सत्र के खत्म होने के बाद यहां पर प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने तमाम जानकारियां इस बजट सत्र से जुड़ी हुई यहां पर दी। उन्होंने कहा कि 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए, 45 घंटे से ज्यादा कार्रवाई चली और सत्र में 6 एक्ट पारित किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का 9वां और बतौर वित्त मंत्री उन्होंने 4था बजट पेश किया। और आज बड़ी बातें जान लेते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा। 2 अलग अलग हिस्सों में हुई सदन की कार्रवाई। हमारी सरकार का 9वां बजट हुआ पेश। बतौर वित्त मंत्री मैंने 4था बजट पेश किया। 45 घंटे से ज्यादा चली बजट सत्र में चर्चा। सभी विधायकों ने अपनी मांग सदन में उठाई। इस सेशन में 6 एक्ट पारित किए गए। सत्र के दौरान 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आए। 240 से ज्यादा तारांकित और अतारांकित बातें जो हैं यहां पर सुझाव मिले। बजट के लिए करीब 700 सुझाव सामने आए, जिसमें से करीब 68 सुझावों का यहां पर शामिल किया गया। मकुका की तर्ज पर हरकुका कानून बनाया गया। अपराध को रोकने में मदद करेगा यह कानून। जल बचाने के लिए सरकार ने चलाई कई योजनाएं। इस सेशन में साल 2023-24 के बजट को लेकर यहां पर चर्चा हुई। तो ये बड़ी बातें सीएम के यहां पर संबोधन की। विधानसभा का ये सेशन, बजट सेशन, इस बार 2023-24 का जो बजट है उसके लिए इस सत्र को बुलाया गया था। लगातार ये सत्र जो है 20 फरवरी से और 22 मार्च ये चला है, लेकिन लगातार इतना समय नहीं चला। इसमें बीच में हमें 21 दिन की एक ब्रेक भी हमने दिया
और उस ब्रेक में जो कमेटीज थी, अलग अलग पक्षों को लेकर के, बजट को लेकर जो कमेटीज बनाई गई थी, उन्होंने अपनी मीटिंग्स की और बाद में रिपोर्ट्स जो है वो भी प्रस्तुत की है। हमारी सरकार का जैसे ये 9वां बजट था, चौथा बजट इस सत्र का था जो वित्त मंत्री के नाते मैंने पेश किया है। कुल इस बजट में 45 घंटे काम हुआ। गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर भी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सब विधायकों ने अपने प्रदेश की, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की कुछ मांग हैं, कुछ डिमांड्स, कुछ समस्याएं, वो सब उठाई हैं, सब नोट कर लिए गए हैं, कुछ का आश्वासन भी दिया गया है और अगले वर्ष में जो जो बातें बढ़िया ढंग से उनकी डिमांड्स के हिसाब से करने वाली होंगी उनको हम पूरा करेंगे। इस बजट में कुल 7 अधिनियम भी रखे गए, 6 अधिनियम पारित हुए, 1 अधिनियम को वापस लिया गया। उन 6 में 2 तो बजट से ही संबंधित थे, हरियाणा विनियोग संख्या 1 और हरियाणा विनियोग संख्या 2। फिर नगरीय क्षेत्र जो विकास एवं नियम संशोधन विधेयक, ये पारित किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्यकला विश्वविद्यालय सुरपुआ, इसमें भी बहुत छोटा ही एक संशोधन था कि नाम में पंडित लक्ष्मीचंद की जगह दादा लक्ष्मीचंद ऐसा करके संशोधन किया गया उस नाम में। आज से 23 वर्ष पहले 1999 में महाराष्ट्र ने जो मकोका नाम का एक एक्ट बनाया था, उसी तर्ज पर बहुत से प्रदेश उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे गुजरात ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, तो ऐसे कुछ प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया है। इसी प्रकार हमें हरियाणा में महसूस हुआ कि यहां जो बढ़ता हुआ अपराध है, खास करके दिल्ली के आसपास एक ऐसे गिरोह ये पनपने लग गए थे जिनके अपराध बढ़ रहे थे लगातार, उनके ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल ज्यादा किया जाए। तो इस एक्ट को हरकोका नाम से ये एक्ट हमारा रहेगा, इसको पारित किया है। 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई, 3 विषयों पर ये सब थे, जिसमें प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को मुआवजा देने की बात थी। खरखोदा मटिंडू रोड सोनीपत पर स्थित अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के जो स्टॉक की चोरी का एसईटी का मामला, उसके ऊपर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। और ऐसे ही सेक्टरों में 4 मंजिला भवनों का निर्माण, जिसके बारे में पहले भी हम पारित कर चुके हैं, इसको हम बंद कर चुके हैं, तो इस पर भी एक चर्चा थी। विभिन्न विधायकों ने कुल 240 प्रश्न पूछे, जिसमें 119 स्टार्ड थे और 121 अनस्टार्ड थे। वैसे 240 प्रश्नों का उत्तर ये भी वहां दिया गया सरकार की ओर से। 8 समितियां जो बनाई गई थी, उसमें 74 विधायक शामिल किए गए थे, जो सभी पार्टियों के उसमें विधायक थे वो शामिल थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट, इन समितियों की रिपोर्ट जो है वो विचार विमर्श के लिए दी है। उनके जो व्यवहारिक सुझाव होंगे उन सबको अगला जो वर्ष है उस बजट के अंतर्गत वो सारे विषय उनमें संबंधित विभागों के अंतर्गत जो आएंगे उसका हम एक प्रकार से समाधान करने की कोशिश करेंगे। कुल 700 सुझाव प्राप्त हुए थे जो स्टेक होल्डर्स हैं, विधायक सांसदों समेत। उसमें से 68 सुझाव बजट में शामिल किए गए। कुछ सुझाव डबल थे, इसलिए डबलिंग करके वैसे ही 700 से कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो विषयों के अनुसार 68 सुझाव जो है उसमें शामिल किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने जो वहां पर पानी, चाहे वो नदियों में बहता है, चाहे वहां जहां उन्होंने बिजली के संयंत्र लगाए हुए हैं वहां से पानी निकलता है, तो पानी सामान्यतः वो मैदानी इलाकों में ही। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं, डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हैं, डीपी कौशिक प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस, अर्जुन सुरेल प्रवक्ता इनेलो। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीधा डॉक्टर टीना करमवीर जी के पास में आना चाहूंगा। डॉक्टर टीना, विधानसभा का जो सत्र है वो तो उसका अंतिम दिन रहा, लेकिन क्या आपकी बातें आप रख पाए? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और अभी आप देखेंगे कुछ ही समय पूर्व, अभी कुछ दिन पहले की बातें हैं कि जिस तरीके से किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है उसके ऊपर जो अहम मुद्दे उठाए गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लगा कि शायद जिस तरीके से हम लोगों को मौका दिया जाना चाहिए था, विपक्ष को वो मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर जो है वो बायस्ड है।
वो जिस तरीके से सत्ता पक्ष को सुनते हैं, शायद इतना मुझे लगता है कि जितना हम विधानसभा की कार्रवाई देख रहे थे, तो हमें लगता है कि शायद विपक्ष को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए, उनको भी उतने ध्यानपूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की आवाज जो है वो जनता की आवाज है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है उसको हम इस तरीके से भी देखते हैं कि हाँ अपनी बात रख रही है क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है, लेकिन मुझे जो लगता है कि हम लोगों की बात जरूर पहुंचनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे साथ क्योंकि जब मैं सुन रही थी चाहे विपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, तो वो चाहे केंद्र में बैठी संसद के अंदर भी होता है, वो विधानसभा में भी होता है, जहां जहां रूलिंग पार्टी है वो इस तरीके से भेदभाव करती है। लेकिन सबसे जी ठीक है डॉक्टर जीना, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। डीपी कौशिक जी, सदन का जो कार्रवाई है वो तो अनिश्चितकालीन के स्थगित कर दी गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम बातें ही नहीं रख पाए अपनी। किशन जी, मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उसमें शायद फैक्ट ये नहीं है। विपक्ष को पूरा मौका दिया जाता है, जितने भी विधायक होते हैं, क्योंकि जब पार्टी की सरकार बन जाती है तो उसमें विपक्ष की बात सुनी भी जाती है, सुननी भी चाहिए। यही लोकतांत्रिक हमारा देश का है। और मुझे लगता है जिस तरह हमारी सरकार ने विपक्ष को टाइम दिया है, मैंने देखे सत्ता राजनीति 30-35 साल भी कर रहा हूं, डॉक्टर साहब को नहीं पता होगा कितना हम टाइम विपक्ष को देते हैं इस सरकार के अंदर। मुझे लगता है कि पहले की सरकारों में कभी ऐसा होता होगा। फिर भी अगर इनको कोई इस तरह की चीजें रही है, मुझे नहीं लगता कि मौका स्पीकर साहब ने नहीं दिया होगा। इससे बढ़िया सदन चलवाना और जो चला है तो मैं तो शायद भी काबिल है, जो अच्छा है। अच्छा माननीय मुख्यमंत्री सारी बातें रखी है, तो विपक्ष को सराहना करनी चाहिए ऐसे बजट की, इस तरह की चर्चा की, और अपने पक्ष रखने के लिए विपक्षों को पूरा मौका दिया जाता है और उनको रखनी भी चाहिए अपनी बात, क्योंकि सरकार सुनती है। अब देखिए सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोगों ने जो इतना बजट एलोकेट किया है हर विधायक के लिए, तो विपक्ष का होती है सबके के समान रूप से हमने किया, तो ऐसा तो अभी पहली सरकारों में नहीं होता इतना बजट, कभी एमपी का भी नहीं होता था जितना हमने विधायकों को कर दिया। तो किस लिए वो इसलिए रखा है कि विपक्ष के विधायक भी अपना काम सुचारू रूप से करवा सकें, क्योंकि प्रदेश के लोगों ने उनको चुना है उस हल्के से। तो भेदभाव करना मुझे नहीं लगता पार्टी ऐसा कर रही है। इनको कोई शिकायत है तो शायद मुख्यमंत्री जिनकी पूर्व मुख्यमंत्री बैठे होंगे वो इतने वो तो है नहीं कि अपनी बात नहीं रख सकते। सारे विधायक मौजूद हैं, इनके तगड़े विधायक हैं, ऐसा नहीं। ठीक है डीपी कौशिक जी। अर्जुन दुरेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, कैसा ये बजट यहां पर ये सत्र रहा? जी देखिए, जिस तरह से सत्र की बात करें तो पहले की तरह जैसे डॉक्टर मैम ने कहा कि विपक्ष की तो सुनी ही नहीं जाती, और आपने देखा होगा निरंतर हम पिछले 2-3 दिन से लोग विधानसभा का सत्र देख रहे थे, तो जब भी अभय सिंह जी ने मुद्दे उठाने की कोशिश की, जिस तरह से आप लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच की बात की जा रही थी, उसकी जांच आज तक नहीं हुई, वो कहाँ जांच हुई आज तक उसको उजागर नहीं किया गया। और भी बहुत सारे मुद्दे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने निरंतर देखे, जिस तरह वो हर बार की तरह मुखर होकर एकदम से जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, तो स्पीकर साहब उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम कर देते हैं। और दूसरी बात, जब कोई भी सवाल पूछता विपक्ष का नेता, चाहे वो उसमें कांग्रेस के हो चाहे अभय सिंह चौटाला जी हो, अपनी बात रखते हैं, तो स्पीकर साहब का रवैया उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि स्पीकर साहब को देखिए बात अपनी रखनी चाहिए। स्पीकर साहब को तो सवाल सुनकर उसका जवाब तो मंत्री देगा ना जी, जिस महकमे के मंत्री से सवाल किया गया, लेकिन स्पीकर साहब अपने आप ही सवाल शुरू कर देते हैं। नहीं, वो तो ये बात ये भी की जा रही थी कि वो तो बहसा बहसी में ही समय गवा देते हैं। जब उनको बात रखनी होती है जनता की तो वो बहस करने लगते हैं और उसमें सारा समय चला जाता है। स्पीकर साहब की बात कर रहे हो ना, वही तो करते हैं, धोनी की तो बात बता रहा हूँ। मैं सर चौटाला जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए अभय सिंह चौटाला जी, आप लगातार देखते हो, हम लोग भी पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता पूरा सेशन देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्र में देखिए आप कोई भी बात, अगर उनकी बात कोई ऐसी बात अभय सिंह चौटाला जी ने की हो कि वो बहस कर रहे हैं, वो बहस नहीं करते, वो मुद्दे उठाने का काम करते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, और जो उन्होंने सवाल रखे हैं, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो लेकर आए थे, उनको पूरा ही नहीं छोड़ा जाता। स्पीकर आप देखते हैं कि स्पीकर साहब को एक तरह की भूमिका नहीं निभानी चाहिए जिसमें सवाल खड़े किए जाए। स्पीकर साहब तो एक निष्पक्ष जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ
नजर आते हैं और वो खुद ही बहस मुद्दा को बहस। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास अर्जुन जी। मैं डॉक्टर शालिनी यादव जी के पास आना चाहूंगा। शालिनी जी, आप किस तरीके से देखती हैं ये पूरे बजट सत्र को? ठीक है, शायद उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं वापस डॉक्टर टीना जी के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर टीना, आप कह रहे हैं कि आपकी बात आप लोग रख नहीं पाए। हमने देखा कि विपक्ष जो है वेल में आज हंगामा भी कर रहा था। देखिए, जिस तरीके से संसद को म्यूट कर दिया जाता है, तो इस समय हो क्या रहा है, ये म्यूट तंत्र है। क्योंकि आप देखिए ज्ञानचंद गुप्ता जी का बिहेवियर देखिए कि एक स्पीकर का दायित्व क्या होता है। वो सभी के लिए, वो सत्ता पक्ष के लिए भी, वो विपक्ष के लिए भी है। लेकिन वो अपनी राय थोपते हैं एक तरीके से। उनकी जिम्मेदारी है कि जो विधानसभा सत्र जो चल रहा है वो किस तरीके से अच्छे ढंग से चलाया जाए। लेकिन जो मुद्दे अब हैं, क्योंकि विधानसभा में बात की गई थी कि आप लोग उठाएंगे, अब जो मुद्दे हैं, ई टेंडरिंग का मुद्दा हो, सरपंच परेशान है, किसान मुआवजे के लिए जो लगातार कर रहे हैं, उसके लिए क्या विपक्ष कह रहा है? विपक्ष क्या कुछ उसके लिए मतलब क्या रणनीति है? देखिए, हम विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अहम तरीके से निभाई। क्योंकि जिस तरीके से चाहे ई टेंडरिंग का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी आईडीज के लिए हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे जिस तरीके से सरपंचों पर हिंसा की गई उस पर मुद्दा हो, चाहे पानी को लेकर हो कि मीठा पानी किस तरीके से उपलब्ध नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। जिस तरीके से लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि आप किसी भी विधानसभा में जाकर सर्वे करवा कर देख लीजिए, लोग जो हैं अपने पैसे से पानी खरीद कर पी रहे हैं। ये किसी भी कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को, अपनी जनता को वो अच्छा स्वस्थ वातावरण प्रदान करे और अच्छा पानी मुहैया कराए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? सरकार एक तरीके से जनता को लूटने का भी काम कर रही है, और क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है लेकिन वो नहीं कर रही है। लेकिन हम लोगों ने इस पर मुद्दे उठाए। हमने जिस तरीके से चिरंजीव राव ने जिस तरीके से CMI की रिपोर्ट के बारे में बात की, और जिस तरीके से बेरोजगारी का बहुत ही अहम मुद्दा है, प्रदेश जो है वो नंबर 1 बन चुका है बेरोजगारी में। लेकिन ये साफ तौर पर कहते हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है। तो रिपोर्ट झूठी है, लेकिन वहीं पर अगर ये रिपोर्ट यूपी और गुजरात के अंदर जब ये वाहवाही लूटते हैं कि देखिए ये CMI की रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहाँ तो रोजगार जो है बहुत अच्छा है, तो ये भी अपने आप में एक विडंबनापूर्ण है। जी ठीक है, डॉक्टर ने जवाब ले लेते हैं। डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बेरोजगारी को लेकर जो विपक्ष है अब पूरी तरीके से हमलावर है सरकार पर कि अब बेरोजगारी के मामले में प्रदेश नंबर 1 है। डीपी कौशिक जी, इसकी बेरोजगारी चिंता का विषय जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि देखिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारी नौकरियां भी दी हैं। अभी भी पोर्टल खुला है और नौकरियों के लिए आवेदन मांगे हैं, लाइक पुलिस वालों को भी ज्वाइनिंग कराई है। तो ये मैं इसके लिए डिनाई नहीं करता, मुद्दा जरूर है, लेकिन सरकार का कितना बनता तो उसमें कोशिश की सरकार ने, अभी भी प्रयास जारी है। मुझे लगता है इस साल के अंदर बहुत सारी नौकरियां सरकार हमारे युवाओं को देगी, और उसके लिए विपक्ष को चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार हमारी है, हम लोग कर रहे हैं, इनसे बेटर करें। जो पहले हुआ उससे वो उनकी तरह हम वो 25-30 वाली सरकार तो है नहीं, जो मर्जी जिसको घुसा दिया, जिसको मर्जी गाड़ा अलग इसको लगा दिया, अपने चारों वाला लगा दिया। ऐसी सरकार नहीं कर रही है सब ना, अपने सिस्टम के हिसाब से सरकार बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस बात को समझना चाहिए कि सरकार के इतने बड़े जो लेवल पे जो नौकरियों का अभी तक हम लोगों ने काम किया है, आगे भी करने जा रहे हैं, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। नहीं सर, आपको क्या लगता है कि जो चर्चा के लिए ये दूसरा चरण चलाया गया था, क्या चर्चा अच्छे से हो पाई बजट को लेकर, बजट पर? पूरी चर्चा सरकार ने मौका दिया है, सबको पूरी चर्चा ही हुई है। किसका काम किसका बात नहीं सुनेगी, सब चर्चाएं जो सरकार के मुताबिक थी, सरकार ने अपने एजेंडे के लिए जो सब चर्चाएं हुई पूरी, और माननीय मुख्यमंत्री ने सारा स्पष्टीकरण दिया है सब। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात सामने आई है। जी ठीक है जी, मैं अर्जुन सुडेल जी के पास वापस आना चाहूंगा। जी अर्जुन जी, क्या कुछ कहेंगे? ये बातें आपने सुनी लगातार कि पूरा मौका दिया गया था, हालांकि अभय जी को नेम कर दिया गया और बाहर कर दिया गया, तो इस पर अब आगे क्या, किस तरीके से, क्योंकि चुनाव भी बेहद अब नजदीकी हैं। अभय जी को नेम करना ही तो सरकार की विफलता है, क्योंकि उनको पता है जब तक अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा सत्र में रहेंगे तो ऐसे मुद्दे उठाएंगे और इन लोगों की पोल खोलने का काम करेंगे। तो नेम करके क्या कर देते हैं कि वो उनको पता है कि जो व्यक्ति मुद्दे उठाने का काम कर रहा है उसको नेम करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
दूसरी बातें देखिए, किसानों के मुआवजे की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। अभी हाल ही में ओलावृष्टि पूरे प्रदेश में हुई, बारिश हुई, गेहूं की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। उसका मुआवजा तो क्या घोषणा करेंगे, सिर्फ घोषणाओं तक रहते हैं। पिछली जो फसलों के मुआवजे जो इन्होंने देने थे, वो मुआवजे तो आज तक किसान को मिले नहीं। ऊपर से सरपंचों की अगर बात कर रहे थे, ईट एंड ड्रिंक की मैं बात करूं, अब एक बात देखिए जी, सबसे पहले इस चुनाव से जब सरपंचों का चुनाव कराया गया, उससे 1.5 साल पहले सरपंची खत्म कर दी गई थी। और जो 1.5 साल तक जो पैसा गांव में लगा, पंचायत में लगा, जो सेक्रेटरी द्वारा लगाया गया, जेई द्वारा लगाया गया, इन द्वारा जो पैसा लगाया गया, वो पैसा मौके पर नहीं लगा है। उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, जो कि अधिकारियों ने पैसे खाने का काम किया, करोड़ों रुपए का उसमें घोटाला है। उसकी कोई जांच नहीं की जा रही है। 1.5 से 2 साल तक जब ये सारा कुछ जेई और सेक्रेटरियों के पास सारा मामला रहा, तो उसके दौरान जो पैसा लगा है वो कहाँ है, उसकी कोई जांच नहीं करी गई है। और इस तरह से अनेक मुद्दे थे। मैं एक और बहुत बड़ा मुद्दा, मुख्यमंत्री जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने जल बचाओ की कोई बात वो कर रहे थे, बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। जल बचाओ की बात वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जल बचाना भी पड़ेगा, लेकिन जो जल के स्रोत इन्होंने जो पुरानी सरकारों ने चलाए थे, दादूपुर नलवी नहर का निर्माण किया था, जिससे कि 3 जिलों को पानी मिलना था और उससे वाटर लेवल रिचार्ज होना था, उस नहर को बंद करने का काम किया है। ये जल बचाने का काम इस तरह से मुख्यमंत्री। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। एक फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगा डीपी कौशिक जी, जो बात कह रहे हैं नहर की, इस पे क्या कहेंगे आप? कौन सी नहर का जिक्र कर रहे हैं? बता दीजिए अर्जुन जी, कौन सी नहर का जिक्र कर रहे हैं? नहर जिसको सरकार ने डी नोटिफाई करने का काम किया, और उसको सिर्फ और सिर्फ डी नोटिफाई इसलिए कर दिया क्योंकि वो किसान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे जो उनका मुआवजा तय कोर्ट ने किया था, वो किसानों को ना देना पड़े। जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं जी। नहीं, सरकार देखिए जो चीज सरकार के अधीन है, सरकार इस चीज को देख के अपने जो भी करके उनका डिसीजन होगा सरकार करेगी इसमें। मैं और आप इसमें क्या करेंगे? किसानों की जो चीज थी उसको मुआवजा देने का सरकार ने काम किया होगा। सरकार नहीं जो किसान नहीं मानते इस चीज को। जी ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का आज के लिए बहुत धन्यवाद। समय का थोड़ा अभाव है, तो ये जो मुद्दा है वो लगातार गरमाता है और गरमाएगा भी। सदन में तो कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन अब सड़क पर क्या कुछ होता है ये भी देखना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।